वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों सबका स्वागत है। जनरल नॉलेज की एक क्लास है, क्लास नंबर है 41। दोस्तों आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको थोड़ी सी जानकारी मैं ये देना चाहूँगा। बहुत लोग जुड़ रहे होंगे अभी नए नए, ठीक है, तो वो जुड़ जाएं पहले धीरे से, ठीक है। और आपको बता दूं कि आज का जो क्यूज़ है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है कि आज के जो सिनारियो में क्वेश्चन है, आज एग्जाम था एफसीआई का, कुछ क्वेश्चन यहां से मैंने लिए हैं और आरआरबी जेई का कुछ प्रश्न पूछा गया था जो कि एग्जाम में आपके, तो वहां से कुछ प्रश्न लिए गए हैं। एटलीस्ट यहां से जो क्वेश्चन नए पैटर्न के आए हैं आपके लिए, वो आपको मिल सकते हैं एनटीपीसी के लिए। तो इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आंसर करते रहिएगा कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स में जाके। ओके दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए सक्सेस की 98 का, और यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है सक्सेस की 98.in, इस वेबसाइट पे जाके भी आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं, या किसी भी टॉपिक पे जो पढ़ाया जाता है चैनल पे उसका पीडीएफ आपको यहाँ शेयर कर दिया जाता है। अगर इनमें से आज जो भी मेरे भाई बंधु वीडियो देख रहे हैं, चैनल पे नए आ रहे हैं, तो प्लीज चैनल के इस रेड कलर के बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों शाम के 8:30 बजे ये क्लास आपकी ओपन हो जाती है, तो एनी हाउ नोटिफिकेशन जाए नहीं जाए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जुड़ जाएं। शाम को 8:30 बजे इस क्यूज़ को अटेंड करें। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आप भी उत्तर दीजिएगा और मैं बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आज के शिफ्ट में एफसीआई में पूछे गए हैं जो कि जीके से रिलेटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे कि इनमें से कौन सा मानव विकास सूचकांक, देखिए ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के तहत नहीं आता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो एडल्ट लिटरेसी, सोशल इनइक्वालिटी, एक्चुअल पर कैपिटा इनकम या लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि जीवन प्रत्याशा। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में। आंसर 3 सेकंड के अंदर दीजिएगा यहाँ पे कमेंट बॉक्स में अपने। आंसर है इट्स 2। नोट कर लीजिएगा सामाजिक असमानता, नोट कर लीजिएगा सोशल इनइक्वालिटी को ह्यूमन इंडेक्स में नहीं रखा गया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया डज नॉट इंपोर्ट, भारत इसमें से क्या आयात नहीं करता है। चलिए ये तो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, और ये आज के एफसीआई के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, भारत किसका आयात नहीं करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पेट्रोलियम, मशीनरी, लौह अयस्क या सोना। चलिए आंसर जिनका भी यहाँ पे लौह अयस्क था यानी कि आयरन ओर था, उनका बिल्कुल सही उत्तर था दोस्तों। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो ये आरआरबी जेई में पूछा गया था सवाल दोस्तों। आपको बता दूं मैं 24 मई के उस शिफ्ट में, जहां पे ये पूछा गया था कि चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो आप बताइए यहाँ पे कमेंट करके, नीचे 3 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है आपको। और जितने लोग जुड़ रहे हैं वो प्लीज देखिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज का क्यूज देखना बिल्कुल ना भूलेंगे आप लोग, क्योंकि आज के क्यूज में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो करंट में अभी पूछे जा रहे हैं हर एक एग्जाम में, ठीक है। तो एनटीपीसी के लिए सारे के सारे जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ पे। आंसर है इट्स 3, द्वितीय, यानी कि दूसरा स्थान है चीनी उत्पादन में। पहला कौन है आपको पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा उस देश का नाम। वैसे मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको, चीन है, जापान है, एशिया का जो पाकिस्तान है, और आपका भारत। ये 4 ऑप्शन है, जैसे कि एक तो भारत आपका द्वितीय स्थान पे, प्रथम स्थान पे कौन है ये आपको कमेंट करना है नीचे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह। चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन आया है आपका एफसीआई में, आज खुद पूछा गया है, फर्स्ट शिफ्ट में ही क्वेश्चन है ये। तो एफसीआई के जितने भी क्वेश्चन मिल पाए हैं हम आप तक शेयर जरूर करेंगे, और कोई भी एग्जाम होता है तो उसकी क्वेश्चन शेयर करेंगे, क्योंकि जितने लेटेस्ट एग्जाम हो रहे हैं वो एनटीपीसी में भी पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, इसलिए आप लोगों तक पहुंचाना ये मेरा फर्ज है। चलिए आंसर कीजिएगा। आंसर है यहाँ पे दोस्तों इट्स ए, यानी कि विशाखापट्टनम। नोट कर लीजिएगा, देश का सबसे बड़ा यानी कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र के निर्यात मूल्यों के विगत वर्षों में निर्यात व्यापार में सर्वाधिक योगदान दिया है, किस क्षेत्र के निर्यात मूल्यों ने। चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। हस्तशिल्प, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, समुद्री उत्पादन। नोट कर लीजिएगा, आपके
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और दोस्तों मैं जो लास्ट वीडियो था आपको बता दूं कि वहाँ पे क्लास नंबर 40, ठीक है, क्लास 40 था जो, उस 40 वाले क्यूज़ में मैंने एक क्वेश्चन वहाँ पे गलती से बताया था, वहाँ पे गलती हो गई थी हमसे, बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था, इसलिए उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 था वहाँ पे, कि 12 था या आई थिंक 12 या 13 ऐसी कुछ क्वेश्चन था कि जो भारत की प्रथम गवर्नर बनी थी वो सरोजनी नायडू था, आंसर वहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर था। और जो मुख्यमंत्री थी पहली वो सुचेता बनी थी, ठीक है, कृपलानी, ठीक है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ये हमसे गलती हुई थी यहाँ पे, इसलिए इसके लिए क्षमा चाहते हैं एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पे आपसे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, इसका आंसर कीजिएगा आप लोग, इट्स अ 2, नोट कर लीजिएगा, टेक्सटाइल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच की संबंध होता है, कैसा संबंध होता है? समानुपातिक, स्थिर, प्रतिलोम, अनुलोम या फिर 3 और 4, यानी कि प्रतिलोम और अनुलोम दोनों ही होते हैं। तो ये 5 ऑप्शन है यहाँ पे, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है आज FCI में। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस आंसर, क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं, तो प्लीज़ देखिएगा, थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। आंसर होता है दोस्तों इट्स अ 5, यहाँ पे 3 और 4, प्रतिलोम और विलोम दोनों ही होते हैं। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आज के एक सिनारियो का। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए, चलिए फटाफट आंसर करते रहिएगा आप लोग यहाँ पे। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं क्या कहलाती है? तो ये क्या इन्फ्लेशन कहलाता है, डिफ्लेशन कहलाता है, या फिर एमोर्टाइजेशन कहलाता है, या फिर रिसेशन कहलाता है? तो अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को कमेंट जरूर करें आप लोग। और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को दबाना भी बिल्कुल ना भूलें आप लोग सभी, ठीक है। तो आंसर होता है दोस्तों इट्स 1, यहाँ पे करेंसी इन्फ्लेशन कहते हैं इसको, मुद्रास्फीति कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ये RRB JEE में पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है आपका। तो ये दोस्तों नोट कर लीजिएगा, आंसर होगा इट्स 4, राजकोषीय घाटा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो आंसर है यहाँ पे, 3 सेकंड आपके गुजर चुके हैं, यहाँ पे आंसर है इट्स 4, प्रधानमंत्री, नोट कर लीजिएगा। बहुत सही उत्तर आ रहे हैं बहुत लोगों के यहाँ पे आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? और दोस्तों अभी जो मोदी सरकार बनी है इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में करंट से। तो मोदी सरकार बनते ही एक बैठक हुई थी, सर्वदलीय यहाँ पे संसद की बैठक हुई थी इनकी, ठीक है, पूरी पार्टी की, उसमें किसान आयोग से रिलेटेड कुछ बातें कही गई हैं, उसको जरूर देख लीजिएगा कि हर साल हर किसान को 6,000 रुपये उसके खाते में भेज दिए जाएंगे, और ये 2-2 हज़ार की किस्तों में जाएगा हर तिमाही पे, ठीक है। तो ये एक नोटेबल चीज़ है यहाँ पे, और किसान आयोग से रिलेटेड है। तो ये किसान आयोग का गठन कब किया गया था? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों 2004 जनवरी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे कि जून 2017 तक भारत में कितने राज्य थे? ठीक है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे लिख दिया गया है कि 2017 तक यहाँ पे कितने राज्य थे भारत में। तो दोस्तों 2017 में ही 29वां राज्य बना था हमारा तेलंगाना, नोट कर लीजिएगा। ये आंसर है यहाँ पे D29। ओके, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12, भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हैं जो कि सिंधु, गंगा और उसका नाम बताइए उस नदी का। उत्तरी मैदान के 3 प्रमुख नदियाँ, तो एक तो सिंधु है, एक गंगा है, और एक है दोस्तों इट्स ए ब्रह्मपुत्र, जिसका भी आंसर ए था यहाँ पे, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, भारत की स्थल रेखा लगभग कितने किलोमीटर की है? चलिए ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। भारत की स्थल रेखा, ये ज्योग्राफी में हम लोग इंटर कर चुके हैं दोस्तों। भारत की स्थल रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर की है। अगला क्वेश्चन, पटकाई पहाड़ियां किन पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित है? पटकाई पहाड़ियां किन पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित है? चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा, और जो भी लोग जुड़ रहे हैं वो प्लीज पूरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि यहां से आज जितने भी क्वेश्चन हैं ये करंट में जितने
आपके एग्जाम हुए उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो पटकाई पहाड़ियां हैं दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, इट्स अ बी पूर्वांचल। अगला क्वेश्चन, जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे के परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ज्योग्राफी से रिलेटेड है। और इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है हमें। चलिए, जिनका भी उत्तर आ रहा है यहाँ पे बहुत सही है, आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, पारितंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं इसको, और ये चीज़ें आपको पहले भी पढ़ाई है मैंने। ठीक है, क्यूज में ही बताया है इकोसिस्टम के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिएगा कि तीस्ता और दिहांग नदी जो है इसके बीच आने वाली हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है। तो आंसर है दोस्तों इट्स अ सी, असम हिमालय कहा जाता है इसको। ओके, नोट कर लीजिएगा, ये तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में आने वाली हिमालय के भाग को कहते हैं हम लोग असम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये जो है असम जो है स्टेट है, ये दोनों नदियों के बीच में है स्टेट ये। ठीक है, इसलिए इसके जो हिमालय का पार्ट है वो है असम कहलाता है इधर का। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 17 कि जून 2017 तक भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये थे हैं यहाँ पे, यहाँ भी है लिख दिया गया है। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे आंसर करें 2017 तक कितने केंद्र शासित प्रदेश थे दोस्तों। तो आंसर ए होगा 7, क्योंकि अभी भी 7 हैं और पहले से भी 7 ही हैं केंद्र शासित प्रदेश। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का उत्तरी मैदान किससे बना है। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों फटाफट। 18 का आंसर आप लोग आ रहा है यहाँ पे, आंसर सी, जिसका उत्तर है यहाँ जलोढ़ मिट्टी कहते हैं इसको। ठीक है, भारत का उत्तरी मैदान में जो मिट्टी पाई जाती है उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वो किसके बाद यहाँ पे हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। तो ये तो आपको क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि दर्रे से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ये एफसीआई में पूछा गया एक सवाल है। आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, नोट कर लीजिएगा, दिहांग महाखड़ दर्रा कहते हैं इसको। ठीक है, महाखड़। ठीक है, दिहांग जो है ये हिमालय दक्षिण की ओर से एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत के पूर्वी सीमा जो कि असम को भी छूता है, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आंसर होगा दोस्तों बी, इट्स अ दिहांग महाखड़, दिहांग नदी भी है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कीजिएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1A जो कि लेह को किस दर्रे से होते हुए कश्मीरी घाटी को जोड़ता है। चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा दोस्तों। 1A जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो NH है हमारा 1A, वो किसको कनेक्ट करता है, लेह से कश्मीर तक को। तो आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, जोजिला दर्रा जो है वो कनेक्ट करता है लेह को कश्मीर से। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अब हम आ चुके हैं दोस्तों कुछ ऐसे प्रश्नों पे जो कि आपको यहाँ मिलेंगे इतिहास से। तो चोल वंश के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 21 में ध्यान दीजिएगा कि चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको गैर ब्राह्मण किसान स्वामी भूमि कहा गया था। चलिए, तो वे विल्लन वगाई, ब्रह्मदेव, सालाभोग, देवदान। आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अगर क्वेश्चन देख रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे फटाफट आंसर करते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 21 इंपॉर्टेंट है। आंसर बिल्कुल सही है आप लोगों का, ए है यहाँ पे आंसर, इट्स अ विलन वगाई। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 22 देखिएगा, शेर खान डिफेक्टेड इन चौसा। जी हाँ, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, कन्नौज में हुआ था 1540 में, और फोर्सिंग टू हिम द फ्ली टू ईरान। ये बोला जा रहा है कि शेर खान ने किसको चौसा के युद्ध में और कन्नौज जो 1540 में हराकर उसे ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य कर दिया था। तो वो शेर खान ने इनको किसको हराया था। शेर खान किसको कहा जाता था दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, शेर शाह सूरी को कहा जाता था, और इन्होंने हराया था हुमायूं को। ओके, आंसर बी होगा यहाँ पे, और ये दोनों युद्ध में इनको हराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी कौन थी, सुल्तान बनी थी। 1236 की बात है, तो ये बनी थी दोस्तों रजिया सुल्तान। नोट कर लीजिएगा, आंसर डी होगा यहाँ पे, इट्स अ डी। अगला सवाल क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 24। 1919 में महात्मा गांधी ने एक प्रस्तावित के खिलाफ राष्ट्रीय व्यापी सत्याग्रह आंदोलन का फैसला किया था, वो कौन सा था दोस्तों फैसला। तो देखिए 1908 में क्यों किया था उन्होंने, चंपारण का किया था, पूर्वी चंपारण का, और 1919 में किया था दोस्तों इट्स अ बी, इट्स अ रॉलेट एक्ट के जरिए।
ये एक सत्याग्रह था इनका, राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह 1919 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? तो ये क्वेश्चन आज पूछा गया है दोस्तों एफसीआई में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये आरआरबी में भी बहुत बार पूछा गया है सवाल, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो अनपढ़ यहाँ पे अशिक्षित जो हमारा शासक था मुगल का, उसका नाम है दोस्तों अकबर। क्वेश्चन नंबर 26, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रिटेन या इटली? चलिए ये हमारा आधुनिक भारत से इतिहास से है। अगला इसका आंसर है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, इट्स ए सिंगापुर। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, बरदौली सत्याग्रह जो है ये आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों इट्स ए सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये क्वेश्चन बहुत बार मैं बता चुका हूँ, बरदौली सत्याग्रह, ठीक है। और इसी सत्याग्रह के बाद इनको सरदार की उपाधि भी मिली थी वल्लभ भाई पटेल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है? भारतीय उपद्रव, ठीक है, इंडियन अनरेस्ट कहते हैं इनको, ठीक है। तो आंसर को नोट कर लीजिएगा, इट्स अ बी, बाल गंगाधर तिलक। नोट कर लीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है भारतीय उपद्रव का पिता। अगला क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी बने थे? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करते रहिएगा। आप सभी के कमेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और देखिए आउट ऑफ 40 आपने कितने सही उत्तर किए हैं ये भी हमें जरूर लिख कर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। जितने आंसर सही होते हैं आपके, ये जरूर एक अपने आप को जज करने का तरीका है। और इसका पीडीएफ हम लोग शेयर करते हैं आपको, ये सिर्फ मोबाइल में या अपने लैपटॉप में रखने के लिए नहीं करते हैं। इस पीडीएफ को निकालिए आप लोग मोबाइल में ही, और अपने 4 दोस्तों के साथ बैठ के इस क्यूज को ओपन कीजिए, और जो क्वेश्चन आप चारों से पूछेंगे वही क्वेश्चन ये फिर आपसे 4 बार पूछेंगे। तो ये ऐसे ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा और ये क्वेश्चन आपको याद हो सकेगा। तो इस तरह से पीडीएफ को यूज़ कीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए कितना फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को। यहाँ पे गुरु तेग बहादुर आंसर आ रहा है 29 का, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है? चलिए किसके नाम से जाना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को किस लिए जाना जाता है? तो आंसर नोट कीजिएगा दोस्तों, 3 सेकंड का टाइम देते हैं आपको, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इसके आंसर को। क्वेश्चन नंबर 30 कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है दोस्तों बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था के बारे में। ओके, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी जेई में, इसलिए ये क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट यहाँ पे। और ये पूछा गया था 25 मई के एग्जामिनेशन में फर्स्ट शिफ्ट में, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आंसर होगा इट्स अ बी, 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए भी और राष्ट्रपति के लिए भी। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, नोट कर लीजिएगा 32 का आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जा सकता है? तो आंसर है दोस्तों यहाँ पे 32 का, इट्स अ डी, अधिकार वारंटो, यानी कि परीक्षा कहते हैं इसको, अधिकार के परीक्षा को। अगला क्वेश्चन है 33, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआईएम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? और ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके आरआरबी जेई में, ठीक है। तो सीपीआईएम जो है ये कम्युनिस्ट पार्टी है, भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, तो इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, नोट कर लीजिएगा आप भी, इट्स अ डी, 1964 ईस्वी में। ओके, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना एक अपराध है? तो किस संविधान के अनुसार, किस मौलिक अधिकार में कहा गया है इसको संविधान के? तो आंसर नोट कीजिएगा दोस्तों, इट्स सी। जिनका भी उत्तर सी आ रहा है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, तो बिल्कुल सही उत्तर है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके आरआरबी जेई में ही, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी लेटेस्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन आज के लेटेस्ट थे यहाँ पे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस क्यूज का अटेंड करना कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों को पता चल रहा होगा अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा कि भारतीय संविधान के कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले सत्र में पूछा जा सकता है अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो। आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, नोट कर लीजिएगा, इट्स अ 6। ओके, 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, ये कौन सा अनुच्छेद है जिसका आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है? तो आपातकाल के द्वारा इसको स्थगित नहीं किया जा सकता है, वो है आर्टिकल नंबर 22।
20 और 21 नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद से संघटक हैं, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, राज्यसभा या लोकसभा। चलिए तो ये आंसर होगा दोस्तों, इट्स डी 1, 2 एंड 3। जी हाँ, तीनों, ये तीनों ही भारतीय संसद के एक संगठक हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है, कार्यपालक अध्यक्ष है। चलिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आंसर आने चाहिए आप लोगों के यहाँ पे। बहुत सही उत्तर आ रहे हैं आप लोग के यहाँ पे। आंसर होगा ए, प्रधानमंत्री। नोट कर लीजिएगा, पीएमओ जो है हमारा भारत का, वो राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है यहाँ पे कि किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों के सर्वोच्च कमान होते हैं। तो आंसर तो पता ही होगा आप लोगों को दोस्तों, राष्ट्रपति के पास तीनों सेना का कमान होता है। ये हो गया आपका थल सेना, जल सेना और वायु सेना का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। और आज का आखिरी प्रश्न है कि दल बदल कानून भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है। तो ये एफसीआई में पूछा गया आज का सवाल, इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका आंसर दीजिएगा दोस्तों कि किस शेड्यूल यानी कि किस आर्टिकल या शेड्यूल में बताया गया है कि भारतीय संविधान की अनुसूची में दिया गया है दल बदलने का कानून। तो आंसर है दोस्तों इट्स बी 10वीं। ये बताया भी है मैंने आपको पहले क्वेश्चन 10 शेड्यूल में, ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों आप लोग जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद है। और आपको बता दें हम यहाँ पे कि आप लोगों को बस इतना करना है कि आउट ऑफ 40 आप लोगों ने कितना सही उत्तर किया है और कितना गलत हुआ है, आप लोगों से खुद को जज करें, क्योंकि एग्ज़ाम सारे बहुत नज़दीक हैं। एनटीपीसी का भी आपका एग्ज़ाम का डेट जो है वो आ चुका होगा, ठीक है, आ चुका है। और आप लोगों ने देखा भी है कि कितनी जल्दी आ गया है। और यहाँ पे अब प्रैक्टिस के अलावा और कुछ नहीं बनता है। तो जितने क्वेश्चन थे हम लोगों ने कराए, उसका प्रैक्टिस एटलीस्ट कीजिए। पीडीएफ को उठाइए, आप लोग पीडीएफ को उठाइए, अपने 4 दोस्तों के साथ या घर में फैमिली मेंबर के साथ बैठ के उसको डिस्कस कीजिए। उसको डिस्कस करने का फ़ायदा ये होगा कि क्वेश्चन पूछिए, आंसर पूछिए, क्वेश्चन आंसर करते रहिए एक दूसरे से। तो ये क्वेश्चन जब वहाँ पे एग्जाम रूम में आप देखोगे तो आंसर करके तुरंत विद इन अ सेकेंड आप उसका आंसर करके आगे बढ़ोगे, आपका टाइम बचेगा सबसे ज़्यादा। तो क्यूज़ अटेंड करने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि टाइम आपका बचेगा एग्ज़ाम रूम में, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग पीडीएफ भी जरूर पढ़ रहे होंगे, और अगर नहीं भी पढ़ रहे हैं तो अभी भी वक्त है, जितना जल्दी हो सके पीडीएफ सारे देखिए, डाउनलोड कीजिए, पढ़िए। आप लोग के लिए पीडीएफ अलग से पब्लिश किए जाते हैं, और ये क्यूज सेक्शन जो है इसको बनाने के लिए इतना मेहनत किया जाता है आपके लिए, तो ये अलग से कुछ किया जाता है। तो प्लीज़ जाते जाते एक लाइक भी ज़रूर दे दीजिएगा, ताकि हम लोग रोज़ आपके लिए वीडियो बना के लाते रहें। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।